नमस्कार। चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर हिंदी में प्रवेश के लिए वर्ष 2024 में आयोजित प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आशा है ये व्याख्यान हिंदी भाषा से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए सहायक सिद्ध होगा। पहला प्रश्न है, संदेश रासक किसकी रचना है? विकल्प हैं अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, चंद बरदाई या जायसी। सही उत्तर है अब्दुल रहमान। कुछ स्मरणीय बातें इस प्रकार हैं। संदेश रासक की रचना अब्दुल रहमान या अद हमान ने की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें हिंदी का पहला कवि कहा है। ये मुल्तान के रहने वाले थे और संस्कृत तथा प्राकृत के अच्छे ज्ञाता थे। इनकी भारतीय संस्कृति और साहित्य में गहरी आस्था थी। इनके द्वारा रचित संदेश रासक को हजारी प्रसाद द्विवेदी 11वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। ये एक विरह काव्य है जो कल्पित लोक कथा पर आधारित है। ये रचना 3 प्रक्रमों या अध्यायों में विभाजित है तथा इसमें केवल 223 छंद हैं। इसकी भाषा साहित्यिक अपभ्रंश है। इसमें 17 प्रकार के मात्रिक और वार्णिक छंद प्रयुक्त हुए हैं। रासक इसका प्रमुख छंद है। इस रचना के प्रथम खंड में मंगलाचरण, कवि परिचय, ग्रंथ का उद्देश्य और आत्मनिवेदन आदि वर्णित है। दूसरे खंड में रचना की मूल कथा दी गई है, जिसका संबंध एक प्रोषित पतिका नायिका से है। प्रोषित पतिका नायिका से तात्पर्य है ऐसी नायिका जिसका पति विदेश में हो। नायिका विजयनगर की रहने वाली है। वो सामोर से आने वाले और स्तंभ तीर्थ यानी खंभात को जाने वाले एक पथिक के माध्यम से अपने पति तक संदेश पहुंचाना चाहती है। जब वो संदेश सुना देती है तो अचानक उसे अपना पति आता दिखाई देता है। इसके बाद नायक नायिका के मिलन का सुंदर वर्णन किया गया है। अंतिम खंड में कवि ने ये संदेश दिया है कि जिस प्रकार विरहिणी नायिका का कार्य सिद्ध हुआ, उसी प्रकार इस काव्य रचना को पढ़ने वाले और सुनने वाले के कार्य भी सिद्ध हो जाएंगे। संदेश रासक एक सुंदर काव्य ग्रंथ है। गणपति चंद्रगुप्त ने इसे हिंदी में मेघदूत की परंपरा का काव्य माना है। दूसरा प्रश्न है, कीर्ति पताका के लेखक हैं विद्यापति, जगनिक, गोरखनाथ या नरपति नालह। सही उत्तर है विद्यापति। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति का समय सन 1360 से 1448 ईस्वी तक माना है। ये बिहार के दरभंगा जिले के बिस्पी गांव में जन्मे थे। इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था। ये मिथिला के राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबारी कवि थे। ये संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली तीनों भाषाओं के विद्वान थे। विद्यापति शैव थे। विद्यापति की प्रसिद्ध कृति पदावली की रचना जयदेव कृत गीत गोविंद के अनुकरण पर की गई है। संस्कृत भाषा में इनकी रचनाएं हैं शैव सर्वस्वसार, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभाग सार, गया पत्तलक, वर्ण कृत्य, दुर्गा भक्ति तरंगिनी। अवहट्ठ में रचित इनकी रचनाएं हैं कीर्ति लता और कीर्ति पताका। मैथिली में इनकी रचना है पदावली और संस्कृत, प्राकृत तथा मैथिली में संयुक्त रूप से इन्होंने गोरक्ष विजय की रचना की है। तीसरा प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु का नाम है आदिनाथ, भैरवनाथ, मत्स्येंद्रनाथ या नागार्जुन। सही उत्तर है मत्स्येंद्रनाथ। वर्तमान खोजों के आधार पर गोरखनाथ जी का समय 13वीं सदी निश्चित किया गया है। नाथों की रचनाओं का संपादन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के प्रयत्नों से 1942 ईस्वी में हुआ। इन्होंने गोरखनाथ की 14 प्रामाणिक रचनाओं का संपादन गोरखबानी नाम से किया। गोरखबानी में संकलित गोरखनाथ के प्रामाणिक ग्रंथ इस प्रकार हैं: सबदी, पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, नरवै बोध, अभय मात्रा जोग, आत्म बोध, 15 तिथि, सप्तवार, मछेंद्र गोरख बोध, रोमावली, गयान तिलक, गयान 34 एवं पंचमात्रा। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ इस प्रकार हैं: सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि आदि। चौथा प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को क्या नाम दिया? बीज वपन काल, चारण काल, वीर गाथा काल या सिद्ध सामंत काल। सही उत्तर है सिद्ध सामंत काल। आदिकाल यानी संवत 1000 से संवत 1375 तक फैले हिंदी साहित्य के कालखंड को विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है।
जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा। मिश्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल और आरंभिक काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल नाम दिया और इसका समय संवत 1050 से संवत 1375 निश्चित किया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसे अपभ्रंश काल कहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे 2 भागों में बांटा। इन्होंने संवत 750 से संवत 1000 तक के काल को संधि काल कहा और संवत 1000 से संवत 1375 तक के काल को चारण काल नाम दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदि काल कहा और इसका समय सन 1000 से सन 1400 ईस्वी निश्चित किया। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसे प्रारंभिक काल कहा और इसका समय सन 1184 से सन 1350 ईस्वी निश्चित किया। डॉक्टर वासुदेव सिंह ने इसे उद्भव काल कहा और डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आधार काल नाम दिया। वर्तमान में आदिकाल नाम ही सबसे अधिक प्रचलित है। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता हैं नाभादास, सूरदास, कृष्णदास या नरोत्तम दास? सही उत्तर है नाभादास। भक्तमाल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना नाभादास जी ने ब्रज भाषा में की थी। वर्तमान में भक्तमाल का रचना काल सन 1596 स्थिर किया गया है। भक्तमाल में छंदों की कुल संख्या कुछ जनश्रुतियों के अनुसार 108 है और कुछ के अनुसार 214 या 216 है। एक प्रति में 194 छंद भी मिलते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार इसमें 316 छंद हैं। नाभादास जी ने तुलसीदास जी के प्रति विशेष श्रद्धा भाव प्रकट करते हुए उन्हें अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा है। तुलसीकृत रामचरितमानस के विषय में नाभादास जी ने कहा है कि कलयुग में ये एक नौका के समान है जो मानव को भवसागर के पार पहुंचा सकती है। अगला प्रश्न है, कनक कनकते 100 गुनी में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, यमक, विभावना या विशेषोक्ति? सही उत्तर है यमक। काव्य में जहाँ किसी शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो और हर बार अर्थ अलग हो, वहाँ यमक नामक शब्दालंकार होता है। इसके अन्य उदाहरण हैं, तो पर वारों उर्बसी, सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्बसी, हवै उर्बसी समान। दूसरा उदाहरण है, ओक में बैठा गाता ओक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र, वीर, भयानक या श्रृंगार? सही उत्तर है वीर। रसों के स्थायी भाव इस प्रकार हैं। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, श्रृंगार रस का रति, हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, भयानक रस का भय, विभत्स रस का जुगुप्सा, अद्भुत रस का विस्मय, शांत रस का निर्वेद, वात्सल्य रस का वत्सलता, भक्ति रस का देवरति या ईश्वर विषयक रति। अगला प्रश्न है, कबीर किस दर्शन के अधिक समीप हैं? शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, अद्वैत या किसी के नहीं? सही उत्तर है अद्वैत। अद्वैतवादी दर्शन के मुख्य प्रवर्तक आदि शंकराचार्य को माना जाता है। इस दर्शन के अनुसार जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। ये दर्शन संसार को एक भ्रम या माया बताता है। शंकराचार्य मानते हैं कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। जीव केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्म को नहीं जान पाता है, जबकि ब्रह्म तो उसके ही अंदर विराजमान है। संत कबीर पर अद्वैतवादी दर्शन का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, मोसों कहत मोल को लीनहु किस कवि की पंक्ति है? नंददास, सूरदास, तुलसीदास या कबीरदास? सही उत्तर है सूरदास। ये पंक्ति सूरदास जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध पद में है। इस पद की आरंभिक पंक्तियां इस प्रकार हैं, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायऊ, मोसों कहत मोल कौ लीनहु, तू जसुमति कब जायऊ, कहा करों इह रिसके मारे, खेल नहाऊ नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरऊ तात, गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हंसत सबे मुस्कुरात। अर्थात बालक कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं, मैया दाऊ यानी बलराम ने मुझे बहुत चिढ़ाया है। वे मुझसे कहते हैं कि तू मोल लिया हुआ है। यशोदा मैया ने भला तुझे कब उत्पन्न किया? क्या करूं, इसी क्रोध के मारे मैं खेलने नहीं जाता। वे बार बार कहते हैं, तेरी माता कौन है, तेरे पिता कौन है? नंद बाबा तो गोरे हैं, यशोदा मैया भी गोरी हैं, तू सांवले शरीर वाला कैसे है? चुटकी बजा बजा कर ग्वाले बालक मुझे नचाते हैं, फिर सब हंसते और मुस्कुराते हैं।
अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका किसके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए लिखी गई है? राम के समक्ष, कृष्ण के समक्ष, शिव के समक्ष या सीता के समक्ष? सही उत्तर है राम के समक्ष। विनय पत्रिका तुलसीदास जी द्वारा रचित एक ग्रंथ है। ये ब्रज भाषा में रचित है। विनय पत्रिका का एक नाम राम विनयावली भी है। विनय पत्रिका में 21 रागों का प्रयोग हुआ है। इसका प्रमुख रस शांत है। इसमें कुल 279 पद हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रज, अवधी, बघेली या छत्तीसगढ़ी? सही उत्तर है ब्रज। पूर्वी हिंदी का विकास अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी बोलियां हैं कौरवी, हरियाणवी या बांगरू, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी और दक्षिणी। अगला प्रश्न है, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी, ये किस कवि की पंक्ति है? कबीरदास, सूरदास, रहीम या रसखान? सही उत्तर है रहीम। ये रहीम जी के एक प्रसिद्ध दोहे की पंक्ति है। पूरा दोहा इस प्रकार है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। यानी रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर या बड़ी चीजों को देखकर छोटी चीजों को नहीं त्याग देना चाहिए। जहाँ पर सुई हमारे काम आ सकती है वहाँ पर तलवार का क्या काम। यानी जितना महत्व हम तलवार जैसी बड़ी चीज को देते हैं उतना ही महत्व हमें सुई जैसी छोटी चीज को भी देना चाहिए। भक्ति काल के प्रमुख कवि अब्दुल रहीम खान खाना का जन्म सन 1556 के आसपास लाहौर में हुआ था। इनके पिता बैरम खान थे और माता का नाम सुल्ताना बेगम था। रहीम सन 1627 तक जीवित रहे। ये अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत, ब्रज और अवधी भाषाओं के ज्ञाता थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बरवै नायिका भेद, रहीम दोहावली या रहीम सतसई, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक और रास पंचाध्यायी। इन्होंने खेट कौतुकम नामक ज्योतिष ग्रंथ भी रचा है जिसकी भाषा संस्कृत फारसी मिश्रित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सूफी कवि नहीं है? रज्जब, उस्मान, मंझन या कुतुबन? सही उत्तर है रज्जब। संत रज्जब भक्ति काल के ज्ञान मार्गी कवि माने जाते हैं। रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खान था। राजस्थान के सांगानेर में इनका जन्म सन 1567 में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1689 में 122 वर्ष की अवस्था में हुई। इनके चलाए हुए पंथ का नाम रजबावत है। ये दादू दयाल जी के शिष्य थे। इनके प्रसिद्ध 3 ग्रंथों अंगवधु, सब्बंगी और वाणी में अन्य संतों की वाणियों का भी संग्रह है। अंगवधु दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह है। सब्बंगी में इन्होंने 137 कवियों का काव्य संकलित किया है। रज्जब की उपलब्ध वाणियों को रज्जब वाणी शीर्षक से डॉक्टर ब्रिजलाल वर्मा ने संपादित किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रज्जब की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि रज्जब दास निश्चय ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए थे। उनकी कविताएं भाव संपन्न, साफ और सहज हैं। भाषा पर राजस्थानी प्रभाव अधिक है और इस्लामी साधना के शब्द भी अपेक्षाकृत अधिक हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रीतिकाल का कवि नहीं है? मतीराम, बिहारी, चिंतामणि या परमानंद दास? सही उत्तर है परमानंद दास। परमानंद दास भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ये अष्टछाप के कवियों में से एक हैं। ये वल्लभाचार्य के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। इनका जीवन काल संवत 1555 से संवत 1641 तक माना जाता है। ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे तथा 1576 में पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। ये आजीवन ब्रह्मचारी रहे। इनके काव्य में बाल लीला, प्रेमासक्ति तथा विरह वर्णन है। इन्होंने लगभग 2000 पद रचे। परमानंद सागर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें 835 पद संग्रहित हैं। ध्रुव चरित्र और दान लीला इनके अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचयिता हैं तुलसीदास, केशवदास, सेनापति या कृपाराम? सही उत्तर है केशवदास।
रामचंद्रिका रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि केशवदास का महाकाव्य है। केशवदास का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में सन 1555 में हुआ था और मृत्यु सन 1617 में हुई थी। इनकी अन्य रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख और छंदमाल। आचार्य शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव को कोर्ट यानी दरबार का कवि कहा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने केशवकृत रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस अलंकार में उपमेय पर उपमान का आरोप होता है? उपमा, अनुप्रास, समासोक्ति या रूपक? सही उत्तर है रूपक। काव्य में जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक के प्रसिद्ध उदाहरण इस प्रकार हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसेउ संत सरोज वन, हर्षे लोचन भृंग। दूसरा उदाहरण है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तीसरा उदाहरण है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अगला प्रश्न है, रोला छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 18, 16 या 12? सही उत्तर है 24। रोला छंद 24 मात्राओं वाला एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 पंक्तियां होती हैं। रोला छंद में विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। रोला छंद के प्रत्येक चरण की 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति यानी विराम होता है। रोला छंद का एक उदाहरण इस प्रकार है। हे देवो यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। अगला प्रश्न है, अखरावट के रचनाकार का नाम है मंझन, जायसी, उस्मान या कुतुबन? सही उत्तर है जायसी। जायसी भक्तिकाल की प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ये शेख मोहिदी या मोहियुद्दीन के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, गहरा नामा, मसला नामा और कन्हावत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के द्वारा रचित 3 ग्रंथों पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम का ही उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, निर्मला उपन्यास के रचनाकार हैं जैनेन्द्र, प्रेमचंद, सुदर्शन या राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह? सही उत्तर है प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद एक महान कहानीकार और उपन्यासकार थे। शुरुआत में प्रेमचंद नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। इनका पहला उपलब्ध लेखन उर्दू उपन्यास असरारे मआबिद है, जो धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। इसका हिंदी रूपांतरण देवस्थान रहस्य नाम से हुआ। प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास हम खुरबा व हम सवाब है, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से सन 1907 में प्रकाशित हुआ। 1908 ईस्वी में इनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और इसकी सभी प्रतियां जब्त कर लीं और इसके लेखक नवाब राय को भविष्य में लेखन न करने की चेतावनी दी। इसके कारण इन्हें नाम बदलकर प्रेमचंद के नाम से लिखना पड़ा। अमृत राय के अनुसार मुंशी दया नारायण निगम, जो कि जमाना के संपादक थे, उन्होंने इन्हें प्रेमचंद नाम दिया। इस नाम के साथ छपने वाली पहली कहानी बड़े घर की बेटी है, जो दिसंबर 1910 में जमाना नामक पत्र में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज का स्थापना वर्ष है 1828, 1867, 1875 या सन 1900? सही उत्तर है 1875। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 में बंबई में की थी। स्वामी दयानंद परम विद्वान, समाज सुधारक और लेखक थे। सत्यार्थ प्रकाश इनकी सर्वोत्तम कृति है।
ये 14 समोल्लासों या अध्यायों में रची गई है। इसके प्रथम 10 समोल्लासों में सनातन वैदिक धर्म का प्रतिपादन किया गया है और अंतिम 4 समोल्लासों में देशी विदेशी मतांतरों की समीक्षा की गई है। अगला प्रश्न है, डेजर्टेड विलेज का उजड़ ग्राम नाम से अनुवाद किस लेखक ने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, श्रीधर पाठक या जगन्नाथ दास रत्नाकर? सही उत्तर है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक का जीवन काल सन 1859 से सन 1928 तक फैला है। ये खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। श्रीधर पाठक ने ब्रजभाषा में कश्मीर सुषमा नामक प्रसिद्ध कविता की रचना सन 1904 में की थी। इनके द्वारा अनुदित कुछ प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं। एकांतवासी योगी, जिसका प्रकाशन सन 1886 में हुआ। ये गोल्ड स्मिथ की रचना द हर्मिट का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद है। ये लावनी या ख्याल शैली में रचित है। दूसरी रचना है उजड़ ग्राम, जो 1889 में प्रकाशित हुई। ये गोल्ड स्मिथ के डेजर्टेड विलेज का ब्रज भाषा में अनुवाद है। तीसरी रचना है 1902 ईस्वी में प्रकाशित श्रांत पथिक। ये गोल्ड स्मिथ की रचना द ट्रेवलर का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद है। ये रोला छंद में रचित है। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास या किशोरी लाल गोस्वामी? सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जीवन काल सन 1844 से सन 1914 तक का है। ये प्रयाग के कायस्थ पाठशाला कॉलेज में संस्कृत के अध्यापक थे। भट्ट जी साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास मानते थे। इन्होंने निबंध, नाटक, अनुवाद, आलोचना, पत्रकारिता आदि विधाओं में लेखनी चलाकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इन्हें हिंदी का पहला निबंधकार माना है। हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंधों की शुरुआत भी बालकृष्ण भट्ट से मानी जाती है। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक हैं तुलसीदास, भारतेंदु, हरिऔध या मैथिली शरण गुप्त? सही उत्तर है हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, कल्पलता, बोलचाल, पारिजात और हरिऔध सतसई। ये इनकी काव्य कृतियां हैं। इनके द्वारा रचित उपन्यास हैं ठेठ हिंदी का ठाठ और अध खिला फूल। इनके द्वारा रचित नाटक हैं रुक्मणी परिणय और प्रद्युम्न विजय। इनके द्वारा रचित आलोचनात्मक कृतियां हैं कबीर वचनावली, साहित्य संदर्भ, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। अगला प्रश्न है, राज्यश्री नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास या जगदीश चंद्र माथुर? सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक इस प्रकार हैं सज्जन 1910 ईस्वी, कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी, करुणालय 1912 ईस्वी, प्रायश्चित 1913 ईस्वी, राज्यश्री 1915 ईस्वी, विशाख 1921 ईस्वी, अजातशत्रु 1922 ईस्वी, जन्मे जय का नाग यज्ञ 1926 ईस्वी, कामना 1927 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, एक घूंट 1930 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी और ध्रुव स्वामिनी जो 1933 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद द्वारा सन 1930 में रचित एक घूंट को आधुनिक ढंग का पहला एकांकी माना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी या आंगन के पार द्वार? सही उत्तर है आंगन के पार द्वार। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान हैं। दिनकर जी को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। हालांकि इन्होंने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि ही माना है। दिनकर को उर्वशी नामक प्रसिद्ध रचना के लिए सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इस रचना को कुछ विद्वानों ने गीति नाट्य भी माना है। दिनकर जी की प्रमुख काव्य कृतियां इस प्रकार हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती,
द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, नील कुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू आदि। अगला प्रश्न है, कोणार्क नाटक के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा या उपेंद्र नाथ अश्क। सही उत्तर है जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क का प्रकाशन सन 1951 में हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर के अन्य नाटक हैं शारदिया, पहला राजा, रघुकुल रीति और दशरथ नंदन। जगदीश चंद्र माथुर के एकांकी हैं मेरी बांसुरी, जिसका प्रकाशन सन 1936 में हुआ, रीढ़ की हड्डी, भोर का तारा, कलिंग विजय, मकड़ी का जाला, खंडहर, खिड़की राह, घोंसले, कबूतर खाना, भाषण, ओ मेरे सपने, शारदीय, बंदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यथार्थवाद की विशेषता है? वस्तु जगत का चित्रण, काल्पनिक जगत का चित्रण, आदर्श लोक का चित्रण या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है वस्तु जगत का चित्रण। यथार्थ का अर्थ है ठीक ठीक, सही, वास्तविक या वाजिब। जिस साहित्य में समाज की वास्तविक स्थिति का चित्रण किया जाता है उसे यथार्थवादी साहित्य कहा जाता है। वस्तु जगत से तात्पर्य है वास्तविक संसार। यथार्थवादी साहित्य में उसी का चित्रण होता है जो हमारे आसपास वास्तव में नजर आता है और विश्वसनीय है। अगला प्रश्न है, अजय की डायरी के लेखक हैं सुदर्शन, पांडेय बेचन शर्मा उग्र, फणीश्वर नाथ रेणु या डॉक्टर देवराज। सही उत्तर है डॉक्टर देवराज। अजय की डायरी उपन्यास डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने लिखा था। ये उपन्यास सन 1960 में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि में एक असफल वैवाहिक जीवन और मध्यवर्गीय सामाजिक नैतिक मूल्यों के दबाव में प्रेम के अंत का त्रासदीपूर्ण चित्रण है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं भुवन, रेखा, गौरा, चंद्र, माधव आदि। अगला प्रश्न है, इनमें से किस काव्यशास्त्री ने उदात्त पर बल दिया? प्लेटो, अरस्तु, लॉन्गिनुस या फ्रायड। सही उत्तर है लॉन्गिनुस। लॉन्जाइनस, जिनका मूल यूनानी नाम लॉन्गिनुस है, का समय ईसा की प्रथम या तृतीय शताब्दी माना जाता है। लॉन्जाइनस के ग्रंथ का नाम पेरीहुप्सुस है। इस ग्रंथ का पहली बार प्रकाशन सन 1554 ईस्वी में इतालवी विद्वान रोबेर्तेल्लो ने करवाया था। पेरीहुप्सुस मूलतः भाषण शास्त्र या रेटोरिक का ग्रंथ है। पेरीहुप्सुस का सर्वप्रथम अंग्रेजी रूपांतर जॉन हॉल ने सन 1652 में ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस शीर्षक से प्रकाशित करवाया। लॉन्जाइनस ने काव्य में उदात्त तत्व को महत्व दिया है। उनका कहना है उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है, यानी सबलिमिटी इज द इको ऑफ अ ग्रेट सोल। लॉन्जाइनस ने उदात्त को परिभाषित करते हुए लिखा है, उदात्त अभिव्यंजन का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। लॉन्जाइनस ने उदात्त की उत्पत्ति के लिए प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया। लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त का कार्य अनुनयन या परसुएशन नहीं बल्कि सम्मोहन यानी इंचेंटमेंट या लोकोत्तर आह्लाद यानी ट्रांसपोर्ट है। अगला प्रश्न है, देवदारू निबंध के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह। सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर और आलोक पर्व। इनके प्रसिद्ध निबंध हैं अशोक के फूल, वसंत आ गया है, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शिरीष का फूल, वर्षा घनपति से घनश्याम तक, कुटज, साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवेम शरदः शतम, देवदारू, आत्मदान का संदेशवाहक वसंत, नाखून क्यों बढ़ते हैं, घर जोड़ने की माया, गुरु नानक देव आदि।
अगला प्रश्न है, इनमें से ब्राह्मण पत्र के संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी या लाला श्रीनिवास दास? सही उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के प्रतिष्ठित लेखकों में से एक हैं। ये सन 1856 में जन्मे और सन 1894 में इनका देहांत हो गया। इन्होंने काव्य, नाटक, निबंध और अनुवाद आदि विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। इनकी भाषा आम बोलचाल की भाषा के बहुत निकट है। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु हरिश्चंद्र के विचारों और आदर्शों के महान प्रचारक और व्याख्याता थे। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान इनका प्रसिद्ध नारा था। समाज सुधार को दृष्टि में रखकर इन्होंने सैकड़ों लेख लिखे हैं। एक सफल व्यंग्यकार और हास्यपूर्ण गद्य पद्य रचनाकार के रूप में हिंदी साहित्य में इनका विशिष्ट स्थान है। मिश्र जी के निबंधों में विषय की पर्याप्त विविधता है। देश प्रेम, समाज सुधार एवं साधारण मनोरंजन आदि मिश्र जी के निबंधों के मुख्य विषय थे। इन्होंने ब्राह्मण नामक मासिक पत्र में विभिन्न विषयों पर निबंध लिखे। इनके निबंध संग्रह हैं निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चित्रा मुदगल की है? दिलो दानिश, कठगुलाब, ए लड़की या उसका बचपन? सही उत्तर है कठगुलाब। मृदुला गर्ग के प्रमुख उपन्यास हैं उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाब, मिलजुल मन। मृदुला गर्ग के प्रमुख कहानी संग्रह हैं कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डैफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से, उर्फ सैम, समागम, मेरे देश की मिट्टी आहा। मृदुला गर्ग को वर्ष 2009 में प्रकाशित मिलजुल मन उपन्यास के लिए सन 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल के लेखक हैं यशपाल, अज्ञेय, फणीश्वरनाथ रेणु या अमरकांत? सही उत्तर है फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च सन 1921 में बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना नामक स्थान पर हुआ था। इनकी मृत्यु 11 अप्रैल सन 1977 में हुई थी। रेणु जी के कहानी संग्रह हैं ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी। इनके उपन्यास हैं मैला आंचल जिसका प्रकाशन सन 1954 में हुआ, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय इनका अपूर्ण उपन्यास है। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? कविता, कहानी, यात्रा वृत्तांत या निबंध? सही उत्तर है यात्रा वृत्तांत। अज्ञेय के 2 महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत हैं अरे यायावर रहेगा याद जो 1953 में प्रकाशित हुआ और एक बूंद सहसा उछली जो 1964 में प्रकाशित हुआ। अरे यायावर रहेगा याद में अज्ञेय ने ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग से लेकर एलोरा की गुफाओं तक की यात्राओं का वर्णन किया है। इसमें 8 अध्याय हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: परशुराम से तूरखम, एक टायर की राम कहानी, किरणों की खोज, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, एलुरा, माझुली, बहता पानी निर्मला, सागर सेवित मेघ में खलित, कन्याकुमारी से नंदा देवी। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, चतुरसेन शास्त्री या विष्णु प्रभाकर? सही उत्तर है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर ने बंगाली साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी आवारा मसीहा नाम से लिखी है। इसका प्रकाशन सन 1974 में हुआ था। विष्णु प्रभाकर एक सफल नाटककार भी हैं। इनके प्रसिद्ध नाटक हैं डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, वंदिनी, अब और नहीं, सत्ता के आर पार, गांधार की भिक्षुणी और श्वेत कमल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा कृत है? एकांत संगीत, यामा, जयद्रथ वध, कुआनो नदी? सही उत्तर है यामा। महादेवी जी की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा और सप्तपर्णा।
महादेवी वर्मा कृत यामा में उनके निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। यामा पर महादेवी वर्मा को सन 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, शंकर उपनाम से प्रसिद्ध हिंदी कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, नाथुराम शर्मा या सोहनलाल द्विवेदी। सही उत्तर है नाथुराम शर्मा। शंकर उपनाम से कविताएं लिखने वाले नाथुराम शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सन 1859 में हुआ था। ये ब्रज भाषा, खड़ी बोली हिंदी और उर्दू में कविताएं लिखते थे। इन्हें संस्कृत और फारसी का भी ज्ञान था। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन में निकलने वाली सरस्वती पत्रिका में इनकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती थीं। इनके जीवन काल में इनकी 3 कृतियां अनुराग रत्न, शंकर सरोज तथा गर्भरंडा रहस्य प्रकाशित हुईं। सन 1951 में इनकी मुक्तक कविताओं के 5 संग्रह गीतावली, कविता कुंज, दोहा, समस्या पूर्तियां तथा विविध रचनाएं शंकर सर्वस्व नाम से प्रकाशित हुए। शंकर जी का देहावसान 21 अगस्त 1932 को हुआ। अगला प्रश्न है, नाटक में रंगशाला का अर्थ होता है अभिनेता, अभिनय, थिएटर या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है थिएटर। रंगशाला वो स्थान है जहां नाटक, नृत्य, खेल आदि होते हों। इसे नाट्यशाला भी कहा जाता है। पश्चिमी देशों में इसे थिएटर या ओपेरा नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही किस लेखक की जीवनी है? यशपाल, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार या अमृतलाल नागर। सही उत्तर है प्रेमचंद। मदन गोपाल ने 1964 में कलम का मजदूर प्रेमचंद नाम से मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी। प्रेमचंद जी पर आधारित अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें हैं शिवरानी देवी द्वारा सन 1944 में रचित प्रेमचंद घर में और अमृत राय द्वारा सन 1962 में रचित कलम का सिपाही। अगला प्रश्न है, ध्वनि परिवर्तन के कारण विकसित शब्दों को कहते हैं तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशज। सही उत्तर है तद्भव। ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं लेकिन थोड़े परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं तद्भव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आम्र शब्द आम के रूप में प्रयुक्त होता है। आश्चर्य अचरज के रूप में अक्षी आंख, अग्नि आग, अंधकार अंधेरा, आलस्य आलस, अश्रु आंसू, अक्षर आखर, आश्रय आसरा, ओष्ठ होंठ, अर्ध आधा, अन्न अनाज, अंगुष्ठ अंगूठा, अक्षोट अखरोट, अट्टालिका अटारी, अगणित अनगिनत, अमावस्या अमावस, उलूक उल्लू, उच्च ऊंचा, उज्ज्वल उजला, उष्ट्र ऊंठ, उपालंभ उलाहना, उलूखल ओखली, कुपुत्र कपूत, कर्म काम, काक कौवा, कपोत कबूतर, कदली केला, कपाट किवाड़, कीट कीड़ा, कूप कुआं, कोकिल कोयल, कर्ण कान, कृषक किसान, कुंभकार कुम्हार, कटु कड़वा, गृह घर, ग्राम गांव, गर्धब गधा, ग्राहक गाहक, गौ गाय, ग्रंथि गांठ, गोधूम गेहूं, गोस्वामी गुसाई, गोपालक ग्वाला, जिह्वा जीभ, ज्येष्ठ जेठ, ज्योति ज्योत, जन्म जन्म, जीर्ण झीना, दुर्वा दूब, दुग्ध दूध, दीप दिया, दधि दही, दंत धावन दातुन, नारिकेल नारियल, नयन नैन, नृत्य नाच, निद्रा नींद, नासिका नाक, नग्न नंगा, निष्ठुर निठुर, निर्वाह निबाह, निम्ब नीम, नकुल नेवला, भिक्षा भीख, भ्राता भाई, भुजा बाह, भगिनी बहन, भद्र भला, भ्रमर भौरा, भ्रू भौं, यमुना जमुना, योगी जोगी, यूथ जत्था, हास्य हंसी, हस्त हाथ, हस्ती हाथी, हरिद्रा हल्दी, होलिका होली और क्षीर शब्द का तद्भव रूप खीर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मतवाला पत्रिका के संपादक थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी या विष्णुकांत शास्त्री? सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
मतवाला का प्रकाशन सन 1923 से आरंभ हुआ था। इस पत्रिका का मुख्यालय कलकत्ता में था। इसके संस्थापक सेठ महादेव प्रसाद थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस पत्रिका के संपादन से जुड़े थे। मतवाला के संपादन विभाग में निराला जी के अलावा शिव पूजन सहाय, मुंशी नवजातिक लाल श्रीवास्तव और पांडेय बेचन शर्मा उग्र भी थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका संबंध भाषिक लिपि से नहीं है? देवनागरी लिपि, अरबी फारसी लिपि, शारदा लिपि या स्वर लिपि? सही उत्तर है स्वर लिपि। स्वर लिपि का संबंध संगीत से है। गायन वादन में इस्तेमाल होने वाले स्वरों, तालों और सप्तकों को लिखित रूप में दिखाने के लिए जिस प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है उसे स्वर लिपि कहते हैं। स्वर लिपि में शुद्ध, कोमल, तीव्र स्वर, मंद्र और तार सप्तकों के स्वरों को अलग अलग चिन्हों से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, चारुचंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? संदेह, प्रतीप, अनुप्रास या विभावना? सही उत्तर है अनुप्रास। व्यंजन ध्वनि की बार बार आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार की सृष्टि होती है। अनुप्रास एक शब्दालंकार है। इसके 5 भेद हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। अनुप्रास के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। दूसरा उदाहरण है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। अगला प्रश्न है, वाचाल का विलोम शब्द है। विकल्प दिए गए हैं बोलना, मूक होना, फुसफुसाना या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है मूक होना। वाचाल का अर्थ है बहुत बात करने वाला या बातूनी। वाचाल शब्द का इस्तेमाल संदर्भ के आधार पर सकारात्मक या नकारात्मक रूप में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जूठन के रचनाकार हैं शांति प्रिय द्विवेदी, शिव प्रसाद सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि या सूरजपाल चौहान? सही उत्तर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित जूठन एक प्रसिद्ध दलित आत्मकथा है। मोहनदास नेमिषराय द्वारा रचित अपने अपने पिंजरे हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा है। ये 3 भागों में प्रकाशित हुई है। पहला और दूसरा भाग अपने अपने पिंजरे नाम से क्रमशः सन 1995 और सन 2000 में प्रकाशित हुआ। आत्मकथा का तीसरा भाग सन 2019 में रंग कितने संग मेरे नाम से प्रकाशित हुआ। अन्य प्रसिद्ध दलित आत्मकथाएं हैं तुलसीराम की मुर्दहिया, सूरजपाल चौहान की तिरस्कृत और संतप्त, श्योराज सिंह बेचैन की मेरा बचपन मेरे कंधों पर, सुशीला टाक भौरे की शिकंजे का दर्द आदि। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सूत्र शब्द का समानार्थी नहीं है? सूत, संक्षिप्त वाक्य, संकेत या अनुबंध? सही उत्तर है अनुबंध। सूत्र किसी बड़ी बात को अति संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्त करने का तरीका है। इसका उपयोग व्याकरण, विज्ञान और गणित आदि में होता है। सूत्र का शाब्दिक अर्थ धागा या रस्सी होता है। जिस प्रकार धागा वस्तुओं को आपस में जोड़कर एक विशिष्ट रूप प्रदान करता है, उसी प्रकार सूत्र भी विचारों को सम्यक रूप से जोड़ता है। सूत्र एक विशेष प्रकार की साहित्यिक विधा का सूचक भी है, जैसे पतंजलि का योग सूत्र। सूत्र साहित्य में छोटे छोटे किंतु सार गर्भित वाक्य होते हैं जो आपस में भली भांति जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश या राजेंद्र यादव? सही उत्तर है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे, जो 1960 में रची गई, को डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली रचना माना है। जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियां निर्मल वर्मा के प्रकाशित कहानी संग्रह हैं। वर्मा जी की कहानियों में स्मृति, प्रतीक्षा, अकेलापन, अवसाद जैसे तत्वों की केंद्रीय भूमिका होती है। लंदन की एक रात, 1.5 इंच ऊपर, उनके कमरे, परिंदे, पिछली गर्मियों में, दूसरी दुनिया, दहलीज, बुखार, कुत्ते की मौत, जलती झाड़ी इनकी प्रमुख कहानियां हैं। नामवर सिंह के अनुसार निर्मल की अधिकांश कहानियां अतीत की स्मृतियां हैं।
अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लेखक हैं रामदर्श मिश्र, रामधारी सिंह दिनकर, रमेश चंद्र शाह या नरेश मेहता। सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्रकवि दिनकर कवि होने के साथ साथ कुशल गद्य लेखक भी थे। इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, वेणुवन, उजली आग, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, धर्म, नैतिकता और विज्ञान, वट पीपल, साहित्यमुखी, आधुनिकता बोध। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अलंकार का प्रकार नहीं है? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, अनुप्रासानुप्रास अलंकार। सही उत्तर है अनुप्रासानुप्रास अलंकार। अलंकार कविता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अलंकारों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है और काव्य का प्रभाव बढ़ जाता है। अलंकार के 3 प्रमुख भेद हैं। पहला है शब्दालंकार। शब्दों पर आधारित अलंकारों को शब्दालंकार कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति, श्लेष अलंकार आदि। दूसरा है अर्थालंकार। काव्य में जहाँ अर्थ के माध्यम से चमत्कार या विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। प्रमुख अर्थालंकार हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, दीपक, विभावना, विशेषोक्ति, उल्लेख, विरोधाभास, मानवीकरण, समासोक्ति, अन्योक्ति अलंकार आदि। तीसरा भेद है उभयालंकार। काव्य में जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार की सृष्टि हो वहाँ उभयालंकार होता है। इसके 2 प्रकार बताए गए हैं, संसृष्टि और संकर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नाटक के लेखक मोहन राकेश हैं? आधे अधूरे, सिंदूर की होली, इरावती, रीढ़ की हड्डी। सही उत्तर है आधे अधूरे। मोहन राकेश 8 जनवरी सन 1925 को अमृतसर में जन्मे थे और इनका देहांत 3 जनवरी सन 1972 को दिल्ली में हुआ था। इनके उपन्यास हैं अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, ना आने वाला कल। इनके नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन इनका अधूरा नाटक है जिसे कमलेश्वर ने पूरा किया। इनके एकांकी हैं अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियां टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल। इनके कहानी संग्रह हैं इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। अगला प्रश्न है, महाभोज इनमें से किसकी रचना है? राजी सेठ, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग या मृणाल पांडे। सही उत्तर है मन्नू भंडारी। महाभोज मन्नू भंडारी द्वारा सन 1979 में रचित उपन्यास है। इस उपन्यास का नाट्य रूपांतरण इन्होंने सन 1982 में किया। आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, जो राजेंद्र यादव के साथ संयुक्त रूप से रचित है। इनके अन्य उपन्यास हैं सन 1965 में प्रकाशित बिना दीवारों के घर इनका नाटक है। इनके कहानी संग्रह हैं मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की तस्वीर, त्रिशंकु। इनकी यही सच है नामक कहानी पर सन 1974 में रजनीगंधा नाम से फिल्म बनाई गई थी। फिल्म में अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा और दिनेश ठाकुर मुख्य भूमिकाओं में थे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास पुस्तक के लेखक हैं शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में बहुत योगदान है। इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका नामक कृति की रचना की जिसका प्रकाशन सन 1940 में हुआ। इस ग्रंथ की रचना उन व्याख्यानों के आधार पर हुई है जो द्विवेदी जी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय के अहिंदी भाषी साहित्यिकों को हिंदी साहित्य का परिचय कराने के उद्देश्य से दिए थे। ग्रंथ के निर्माण और प्रकाशन के समय मूल व्याख्यानों में से ऐसे बहुत से अंश छोड़ दिए गए जो हिंदी भाषी पाठकों के लिए अनावश्यक थे। इस ग्रंथ के अतिरिक्त सन 1952 में प्रकाशित हिंदी साहित्य का आदिकाल और सन 1952 में ही प्रकाशित हिंदी साहित्य उद्भव और विकास भी द्विवेदी जी की अन्य प्रसिद्ध कृतियां हैं। अगला प्रश्न है,
उर्वशी किस विधा की रचना है? कविता, कहानी, काव्य नाटक या उपन्यास? सही उत्तर है काव्य नाटक। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित उर्वशी एक प्रबंध काव्य है जो काव्य नाटक या गीति नाट्य की शैली में रचा गया है। इसका प्रकाशन सन 1961 में हुआ था। इस कृति पर दिनकर जी को सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी के बाद उर्वशी इनका महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य है। ये पुरुरवा और उर्वशी के पौराणिक आख्यान पर आधारित है। इसकी कथा 5 अंकों में विभाजित है। प्रथम अंक में पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर के नंदन कानन में अप्सराओं के अवतरण तथा उर्वशी और पुरुरवा में प्रेम के प्रस्फुटित होने की कथा है। द्वितीय अंक में पुरुरवा के इस नए प्रेम प्रसंग के समाचार से पुरुरवा की पत्नी औशीनरी की व्याकुलता की कथा है। तृतीय अंक में पुरुरवा और उर्वशी के गंधमादन पर्वत पर मिलने और प्रेम में लीन होने का श्रृंगारिक चित्रण है। चौथे अंक में वर्णित है कि उर्वशी गुप्त रूप से पुत्र को जन्म देती है और भरत मुनि के शाप के कारण च्यवन ऋषि की पत्नी सुकन्या को अपना पुत्र सौंपकर स्वयं राजा पुरुरवा के पास चली जाती है और उर्वशी के नवजात शिशु का सुकन्या 16 वर्षों तक लालन पालन करती है। पांचवें अंक में सुकन्या का उर्वशी पुरुरवा के पुत्र आयु को लेकर प्रतिष्ठानपुर आना, पुत्र को देख लेने पर उर्वशी का भरत मुनि के शाप के कारण स्वर्ग को लौट जाना और राजा पुरुरवा द्वारा अपने पुत्र को राज सिंहासन देकर स्वयं संन्यास ग्रहण करना वर्णित है। इसके बाद औशीनरी आयु को अपना पुत्र मानकर राजमाता का सुयश प्राप्त करती है। अगला प्रश्न है, भारत भारती रचना के लेखक हैं मुकुटधर पांडेय, गुलाब राय, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत? सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। गुप्त जी ने भारत भारती नामक काव्य सन 1912 में रचा। ये प्रसिद्ध काव्य उर्दू शायर अल्ताफ हुसैन हाली द्वारा रचित मुसद्दस ए हाली नामक काव्य ग्रंथ की तरह रचा गया है। कवि ने भारत भारती को 3 भागों में बांटा है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। आचार्य शुक्ल ने इस कृति के संबंध में लिखा है, गुप्त जी की ओर पहले पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली उनकी भारत भारती निकली। इसमें मुसद्दस हाली के ढंग पर भारतीयों की या हिंदुओं की भूत और वर्तमान दशाओं की विषमता दिखाई गई है। भविष्य निरूपण का प्रयत्न नहीं है। यद्यपि काव्य की विशिष्ट पदावली, रसात्मक चित्रण, वाग वैचित्र्य इत्यादि का विधान इसमें न था, पर बीच बीच में मार्मिक तथ्यों का समावेश बहुत साफ और सीधी सादी भाषा में होने से ये पुस्तक स्वदेश की ममता से पूर्ण नव युवकों को बहुत प्रिय हुई। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। इनका महाकाव्य है साकेत। इनके खंड काव्य हैं जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, अंजलि और अर्घ्य, अजित, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, किसान, कुणाल गीत, गुरु तेग बहादुर, गुरुकुल, जय भारत, झंकार, पृथ्वीपुत्र, मेघनाद वध। गुप्त जी ने 5 मौलिक नाटक लिखे हैं, अनघ, चंद्रहास, तिलोत्तमा, निष्क्रिय प्रतिरोध और विसर्जन। इन्होंने भास के 4 नाटकों स्वप्न वासवदत्ता, प्रतिमा, अभिषेक और अविमारक का अनुवाद भी किया है। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली किस विधा की रचना है? कविता, कहानी, उपन्यास या नाटक? सही उत्तर है नाटक। लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित सिंदूर की होली का रचना काल 1934 ईस्वी है। ये एक समस्या प्रधान नाटक है। मिश्र जी को समस्या प्रधान नाटक का जनक कहा जाता है। सिंदूर की होली नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने 20 अप्रैल 1934 को लिखी थी। इस नाटक में नाटककार ने समकालीन भारतीय समाज में विद्यमान नारी समस्याओं का अंकन विभिन्न पात्रों के माध्यम से किया है। इस नाटक में 3 अंक हैं। तीनों अंकों में दृश्य स्थल एक ही है, डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल के बंगले की बैठक। लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख नाटक इस प्रकार हैं। इनके सामाजिक नाटक हैं अशोक, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, गुड़िया का घर। इनके ऐतिहासिक नाटक हैं गरुड़ ध्वज,
वत्सराज, दशाश्वमेध, वितस्ता की लहरें, जगत गुरु, सरयू की धार, गंगा द्वार। इनके पौराणिक नाटक हैं नारद की वीणा, चक्रव्यूह, चित्रकूट, अपराजित, प्रतिज्ञा का योग। इनके एकांकी संग्रह हैं अशोक वन, प्रलय के पंख पर, कावेरी में कमल, स्वर्ग में विप्लव, नारी का रंग। अंतर जगत इनका कविता संग्रह है। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का संबंध किस कालखंड से है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद या प्रगतिवाद? सही उत्तर है द्विवेदी युग। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्विवेदी युग में ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये उर्दू में जकी उपनाम से काव्य रचते थे। इन्होंने मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार के काव्यों की रचना की। इनके ब्रज भाषा में रचित खंड काव्य हैं हिंडोला, हरिश्चंद, कलकाशी, गंगावतरण और उद्धव शतक। इसके अलावा इनकी अन्य काव्य रचनाएं हैं श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक और प्रकीर्ण पद्यावली। सन 1919 में रत्नाकर जी ने अंग्रेजी के विद्वान पोप के एसेज ऑन क्रिटिसिज्म का रोलाछंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया। इन्होंने बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी की सतसई की सुंदर टीका रची है। इनकी ब्रजभाषा में रचित सभी रचनाओं का संग्रह रत्नाकर शीर्षक से 2 भागों में नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ है। इसमें कुछ खड़ी बोली के छंद भी संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक भारतीय भाषा नहीं है? हिंदी, बांग्ला, मराठी, अपभ्रंश? सही उत्तर है अपभ्रंश। अपभ्रंश या तृतीय प्राकृत का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। पतंजलि ने महाभाष्य में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों तथा अपशब्दों के लिए किया है। अपभ्रंश भाषा प्राकृत बोलियों का विकृत रूप है। ये मध्यकालीन आर्य भाषाओं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती आदि के बीच की कड़ी है। मार्कंडेय नामक विद्वान के अनुसार अपभ्रंश के मुख्य भेद हैं नागर, उपनागर, ब्राचड़। अपभ्रंश का श्रेष्ठ साहित्य 7वीं से 11वीं शताब्दी तक रचा गया। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल और अद्दहमाण आदि अपभ्रंश के प्रसिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? परिमल, पल्लव, कनुप्रिया, हरी घास पर क्षण भर? सही उत्तर है कनुप्रिया। धर्मवीर भारती 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में जन्मे थे और इनका देहांत 4 सितंबर 1997 को हुआ था। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, आद्यंत, देशांतर। इनके उपन्यास हैं गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक काव्य नाटक या गीति नाट्य है। इस गीति नाट्य का प्रकाशन सन 1955 में हुआ था। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शमशेर बहादुर सिंह, हरिवंश राय बच्चन या निर्मल वर्मा? सही उत्तर है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई, जो इस प्रकार हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में प्रकाशित, नीड़ का निर्माण फिर सन 1970 में प्रकाशित, बसेरे से दूर सन 1978 में प्रकाशित और 10 द्वार से सोपान तक सन 1985 में प्रकाशित। आत्मकथा के 10 द्वार से सोपान तक नामक भाग पर इन्हें सन 1991 में सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, चिंतामणि पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र या जगदीश गुप्त? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी के निबंध चिंतामणि नाम से संकलित हैं। इन्होंने मुख्यतः मनोविकार संबंधी और आलोचना संबंधी निबंध रचे हैं।
चिंतामणि के भाग 1 में इनके ये निबंध संकलित हैं। भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप। चिंतामणि भाग 2 में शुक्ल जी के ये निबंध संकलित हैं। काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद। आचार्य शुक्ल का कविता क्या है नामक प्रसिद्ध निबंध सर्वप्रथम सन 1909 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, पहला गिरमिटिया किस लेखक की रचना है? ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, गिरिराज किशोर या शैलेश मटियानी? सही उत्तर है गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर का उपन्यास पहला गिरमिटिया सन 1999 में प्रकाशित हुआ था। ये महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है। इनके अन्य उपन्यास हैं लोग, चिड़ियाघर, दो यात्राएं, जुगलबंदी, इंद्र सुने, दावेदार, यथा प्रस्तावित, तीसरी सत्ता, परिशिष्ट, असलहा, अंतर्ध्वंस, ढाई घर, एक आग का दरिया। अगला प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर, वृंदावन लाल वर्मा, भीष्म साहनी या यशपाल? सही उत्तर है यशपाल। यशपाल की प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। इनके कहानी संग्रह हैं पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत चिनगारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, उत्तराधिकार, चित्र का शीर्षक, उत्तमी की माँ, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, सच बोलने की भूल, भूख के 3 दिन आदि। इनके प्रमुख उपन्यास हैं दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, तेरी मेरी उसकी बात आदि। इनके निबंध संग्रह हैं चक्कर क्लब, न्याय का संघर्ष, बात बात में बात आदि। अगला प्रश्न है, वापसी कहानी के रचनाकार हैं उषा प्रियमवदा, कृष्ण बलदेव वैद, भगवती चरण वर्मा या विष्णु प्रभाकर? सही उत्तर है उषा प्रियमवदा। उषा जी का जन्म 24 दिसंबर 1930 को कानपुर में हुआ था। इनका मूल नाम उषा सक्सेना था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में MA और PhD की उपाधियां प्राप्त की। फिर दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज में अध्यापन किया। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिलने पर ये अमेरिका गईं और ब्लूमिंगटन इंडियाना विश्वविद्यालय में शोध कार्य किया। बाद में सन 1964 में ये विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय मेडिसन में दक्षिण एशियाई विभाग में सहायक प्रोफेसर नियुक्त हुई। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर वसंत आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ। इनके प्रमुख उपन्यास हैं 55 खंभे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वंशी, भया कबीर उदास, अल्पविराम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है? मिस्टर अभिमन्यु, रक्षाबंधन, चंद्रगुप्त या अंधा युग? सही उत्तर है मिस्टर अभिमन्यु। लक्ष्मी नारायण लाल नाटककार, एकांकीकार, कहानीकार, उपन्यासकार होने के साथ साथ एक समीक्षक भी थे। हालांकि इन्हें एक नाटककार के रूप में अधिक ख्याति प्राप्त है। इनके प्रसिद्ध नाटक हैं अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सुंदर रस, सूखा सरोवर, 3 आंखों वाली मछली, रक्त कमल, नाटक तोता मैना, रात रानी, दर्पण, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना, यक्ष प्रश्न, व्यक्तिगत, एक सत्य हरिश्चंद्र, सगुन पंछी, सब रंग मोह भंग, राम की लड़ाई, पंचपुरुष, लंका कांड, गंगा माटी, नरसिंह कथा, चंद्रमा आदि। इनके एकांकी संग्रह हैं पर्वत के पीछे, नाटक बहुरूपी, ताजमहल के आंसू, मेरे श्रेष्ठ एकांकी। इनके उपन्यास हैं धरती की आंखें, बया का घोंसला और सांप, काले फूल का पौधा, रूपा जीवा, बड़ी चंपा छोटी चंपा,
मन वृंदावन, प्रेम एक अपवित्र नदी, अपना अपना राक्षस, बढ़ के भैया, हरा समंदर, गोपी चंदर, वसंत की प्रतीक्षा, श्रृंगार, देवीना, पुरुषोत्तम। इनके कहानी संग्रह हैं आने वाला कल, लेडी डॉक्टर, सूखे आंगन रस बरसे, नए स्वर नई रेखाएं, एक और कहानी, एक बूंद जल, डाकू आए थे, मेरी प्रतिनिधि कहानियां। इनके शोध एवं समीक्षा ग्रंथ हैं हिंदी कहानियों की शिल्प विधि का विकास, आधुनिक हिंदी कहानी, रंगमंच और नाटक की भूमिका, पारसी हिंदी रंगमंच, आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच, रंगमंच देखना और जानना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रीतिकालीन कवि हैं? जायसी, रहीम, रसखान या भूषण? सही उत्तर है भूषण। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम माना जाता है। इनके काव्य में वीर रस और ओज गुण की प्रधानता है। भूषण छत्रपति शिवाजी और पन्ना के राजा छत्रसाल बुंदेला के राज्याश्रय में रहने वाले कवि थे। इन्होंने वीर रस की कविताएं लिखकर अपूर्व ख्याति प्राप्त की। ऐसी मान्यता है कि भूषण रीतिकाल के दो प्रसिद्ध कवियों चिंतामणि और मतिराम के सगे भाई थे। चित्रकूटपति हृदय राम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। भूषण के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। शिवसिंह सेंगर ने भूषण के 4 ग्रंथों का उल्लेख किया है, शिवराज भूषण, भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास। शिवराज भूषण रीतिकाव्य परंपरा का अलंकार ग्रंथ है। इसमें अलंकारों के लक्षण दोहा छंद में एवं उदाहरण सवैया छंद में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प है, मोहन से मिलो और उसे ये बताओ। अगला प्रश्न है, घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? सगुण भक्ति काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा, रीतिबद्ध काव्यधारा या रीति सिद्ध काव्यधारा? सही उत्तर है रीति मुक्त काव्यधारा। घनानंद रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ये मुहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी के पद पर कार्यरत थे और सुजान नामक नर्तकी से इन्हें प्रेम था। इन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रीतिकाल की यही प्रमुख भाषा थी। इनकी ब्रज भाषा अरबी, फारसी, राजस्थानी, खड़ी बोली आदि के शब्दों से समृद्ध है। घनानंद ने लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से भाषा के सौंदर्य को 4 चांद लगा दिए हैं। घनानंद कवित्व के संपादक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद की कुल 41 रचनाएं मानी हैं, जिनमें से प्रमुख हैं सुजान हित, कृपाकंद निबंध, वियोग बेली, इश्कलता, यमुना यश, प्रीति पावस, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, ब्रज विलास, रस बसंत, अनुभव चंद्रिका, रंग बधाई, प्रेम पद्धति, वृषभानुपुर सुषमा, गोकुल गीत, नाम माधुरी, गिरि पूजन, विचार सार, दान घटा आदि। डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास ग्रंथ के अनुसार घनानंद के कुल कवित्त सवैयों की संख्या 752 है, पदों की संख्या 1057 है और दोहे चौपाइयों की संख्या 2354 है। घनानंद की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार हैं। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। अति सूधो स्नेह को मार्गु है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। तुम कौन धौ पाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटांक नहीं। हीन भये जलमीन अधीन, कहा कछु मो अकुलानी समाने। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। अंग अंग तरंग उठे तुति की, परिहें मनोरूप अबै धर च्वै। बदरा बरसें ऋतु में घिर के, नित ही अखियां उघरी बरसें। अगला प्रश्न है, रैदास किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? सही उत्तर है भक्तिकाल। रविदास या रैदास, जिनका समय सन 1450 से सन 1540 तक माना जाता है, को रामानंद के 12 प्रधान शिष्यों में से एक माना जाता है। ये काशी के आसपास रहते थे। माना जाता है कि ये विवाहित थे और इनकी पत्नी का नाम
लोना था। रैदास ने अनेक स्थानों का भ्रमण किया और सिकंदर लोदी के आमंत्रण पर दिल्ली भी गए। इन्हें मीराबाई का गुरु माना जाता है। रैदास की रचनाओं के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, किंतु गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित इनके लगभग 40 पद प्रामाणिक माने जाते हैं। रैदास का काव्य निर्गुण कवियों जैसा ही है, किंतु उसमें कबीर जैसा आक्रोश नहीं है और भक्ति भावना की प्रमुखता है। इन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए सरल ब्रज भाषा का प्रयोग किया, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और फारसी के प्रचलित शब्द शामिल हैं। रैदास की रचनाएं रैदास की बानी शीर्षक से छपी हैं। अगला प्रश्न है, स्वांग निम्नलिखित में से किस साहित्य से जुड़ा है? अभिजात साहित्य, लोक साहित्य, शिष्ट साहित्य या किसी से नहीं? सही उत्तर है लोक साहित्य। स्वांग लोक नाट्य परंपरा का एक महत्वपूर्ण एवं मनोरंजक प्रकार है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा राज्यों में स्वांग लोक नाट्य की परंपरा प्रसिद्ध है। लोक नाट्यों में प्रहसनात्मक, संगीत, नृत्य एवं अभिनय प्रधान नाटकों को स्वांग का नाम दिया गया है। स्वांग का अर्थ है नकल करना अथवा नाटक करना। स्वांग में किसी विशेष ऐतिहासिक या पौराणिक चरित्र, समाज में प्रसिद्ध चरित्र या देवी देवता की नकल में स्वयं का श्रृंगार किया जाता है तथा उसी के चरित्र विशेष के अनुरूप अभिनय किया जाता है। इसका कथानक पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और सामाजिक विषयों पर आधारित होता है। स्वांग ठेठ ग्रामीण मनोरंजन का साधन है। 70वां प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा किस कवि की रचना है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा? सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक लंबी कविता है। निराला जी ने इसकी रचना 23 अक्टूबर 1936 को की थी। कहा जाता है कि प्रयागराज से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र भारत में पहली बार इसका प्रकाशन हुआ था। ये निराला के काव्य संग्रह अनामिका में संकलित है। ये कविता 312 पंक्तियों की कविता है, जिसमें निराला जी के स्वरचित छंद शक्ति पूजा का प्रयोग किया गया है। 71वां प्रश्न है, इनमें से किस काव्यधारा पर मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ा? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या नई कविता? सही उत्तर है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद अंग्रेजी शब्द प्रोग्रेसिविज्म का हिंदी पर्याय है। हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी युग सन 1936 से 1943 तक चला। प्रगतिवाद को परिभाषित करते हुए डॉक्टर प्रेम नारायण शुक्ल ने लिखा है, राजनीति में जिसे हम साम्यवाद कहते हैं, साहित्य में उसे ही प्रगतिवाद। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार मार्क्सवाद का साहित्यकरण ही प्रगतिवाद है। शिवदान सिंह चौहान के अनुसार प्रगतिवाद साहित्य की धारा नहीं, साहित्य का मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रांगेय राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, भरत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता आदि। अगला प्रश्न है, क्रोध का विलोम शब्द है गुस्सा, कसम, क्षमा या विलाप? सही उत्तर है क्षमा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है आधीन, अधीन, अवधीन या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है अधीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्थायी भाव किससे संबद्ध है? रस, छंद, अलंकार या इनमें से किसी से नहीं? सही उत्तर है रस। स्थायी भाव का संबंध रस से है। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में कहा गया है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। हालांकि इस सूत्र में स्थायी भाव का वर्णन नहीं है, किंतु फिर भी रस की निष्पत्ति में स्थायी भाव का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। रसों के स्थायी भाव इस प्रकार हैं, वीर रस का उत्साह, श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र रस का क्रोध, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत रस का निर्वेद, वात्सल्य का वत्सलता, भक्ति रस का देवरति या ईश्वर संबंधी रति।
अगला प्रश्न है, इनमें से किस काव्यधारा पर स्वच्छंदतावाद का प्रभाव पड़ा? प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद या नई कविता? सही उत्तर है छायावाद। रोमांटिसिज्म, जिसे हिंदी में स्वच्छंदतावाद कहा जाता है, यूरोप में एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो 18वीं सदी के अंत में उभरा और 19वीं सदी के पहले भाग में अपने चरम पर पहुंच गया। इस आंदोलन ने साहित्य, चित्रकला, संगीत और वास्तुकला सहित कला के विभिन्न रूपों को प्रभावित किया। भारत में छायावादी काव्य पर स्वच्छंदतावाद का गहरा प्रभाव रहा है। छायावादी कवियों ने कीट्स, बायरन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और शैली जैसे रोमांटिक कवियों के काव्य से प्रेरणा ली। स्वच्छंदतावाद का जिक्र सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल के विख्यात ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में मिलता है, जहां उन्होंने श्रीधर पाठक को हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। आलोचकों के अनुसार छायावाद और स्वच्छंदतावाद में गहरी समानता है। दोनों में प्रकृति प्रेम, मानवीय दृष्टिकोण, रहस्यवादी भावना, वैयक्तिक प्रेम की अभिव्यक्ति, प्राचीन संस्कृति के प्रति मोह, प्रतीक योजना, निराशा, पलायनवादी भावना आदि के दर्शन होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद किस शताब्दी के कथाकार हैं? 18वीं, 19वीं, 20वीं या 21वीं? सही उत्तर है 20वीं। मुंशी प्रेमचंद 20वीं शताब्दी के एक महान कहानीकार और उपन्यासकार थे। इनका जीवन काल सन 1880 से सन 1936 तक रहा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा छंद का नाम नहीं है? दोहा, रोला, आक्रांता या वसंत तिलका? सही उत्तर है आक्रांता। आक्रांता नाम का कोई छंद नहीं है। हालांकि मंदाक्रांता नामक एक वार्णिक छंद है जो संस्कृत काव्य में प्रयोग में लाया जाता है। मंदाक्रांता का अर्थ है धीरे धीरे आगे बढ़ना या धीमी गति से चलना। कहा जाता है कि सबसे पहले इसका प्रयोग भारत के प्रसिद्ध कवि कालिदास ने किया था। मंदाक्रांता छंद में हर चरण में 17 वर्ण होते हैं। इसमें क्रमशः 1 मगण, 2 भगण, 1 नगण, 2 तगण और 2 गुरु होते हैं। मंदाक्रांता छंद में रचित महाकवि कालिदास का एक छंद इस प्रकार है। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमतः शापेनास्तंग मित महिमा वर्ष भोग्येण भरतुः यक्षश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसति रामगिर्याश्रमेषु। अर्थात कोई यक्ष था, वो अपने काम में असावधान हुआ तो यक्षपति ने उसे शाप दिया कि वर्ष भर पत्नी का भारी विरह सहो। इससे उसकी महिमा ढल गई। उसने रामगिरी के आश्रमों में बस्ती बनाई, जहां घने छायादार पेड़ थे और जहां सीता जी के स्नानों द्वारा पवित्र हुए जल कुंड भरे थे। अगला प्रश्न है, टू गो टू द डॉग्स मुहावरे का भावानुवाद है कुत्तों के पास जाना, कुत्तों से मिलना, बर्बाद होना या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बर्बाद होना। अगला प्रश्न है, इनमें से जैनेंद्र की कहानी का नाम है जूही की कली, पाजेब, पंच परमेश्वर या ईदगाह? सही उत्तर है पाजेब। जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित पाजेब कहानी में बाल मनोविज्ञान का उत्कृष्ट चित्रण किया गया है। कहानी में 8 वर्षीय आशुतोष और उसकी 5 वर्षीय बहन गीता के मनोभावों का सूक्ष्म और सटीक चित्रण किया गया है। पाजेब के खोने और चोरी के आरोप के बाद बच्चों के मन में उठने वाली भावनाओं जैसे डर, शर्म, खीज, जिद आदि को बड़ी ही कुशलता से व्यक्त किया गया है। जैनेंद्र की प्रथम कहानी खेल विशाल भारत में प्रकाशित हुई। हालांकि जैनेंद्र ने फोटोग्राफी को अपनी प्रथम कहानी माना है। जैनेंद्र के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं फांसी, वातायन, 2 चिड़ियां, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जयसंधि। इनकी चर्चित कहानियां हैं स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, तत्सत, लाल सरोवर, मास्टर जी, जाह्नवी, अपना अपना भाग्य। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक थे? राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, शिव प्रसाद गुप्त या महावीर प्रसाद द्विवेदी? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी।
सरस्वती पत्रिका की स्थापना सन 1900 में चिंतामणि घोष ने की। जनवरी 1900 से दिसंबर 1900 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल में 5 संपादक थे। जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरीलाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास और कार्तिक प्रसाद खत्री। जनवरी 1901 से दिसंबर 1902 तक श्याम सुंदर दास ने अकेले बिना पारिश्रमिक लिए संपादन किया। जनवरी 1903 से दिसंबर 1920 तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इस पत्रिका के संपादक रहे। आलोचकों ने इस काल को सरस्वती पत्रिका का स्वर्णिम काल माना है। सन 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन बंद हो गया और अक्टूबर 2020 से इसे पुनः आरंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस विधा की रचना है? महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य या गेय मुक्तक? सही उत्तर है महाकाव्य। रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। ये अवधी भाषा में रचित महाकाव्य है। इसे दोहा चौपाई शैली में रचा गया है। रामचरितमानस की रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन का समय लगा था। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार महाकाव्य के लक्षण इस प्रकार हैं। जिसमें सर्गों का निबंधन हो वह महाकाव्य कहलाता है। महाकाव्य में देवता या सदृश क्षत्रिय जिसमें धीरोदात्त्वादि गुण हो नायक होता है। कहीं एक वंश के अनेक सत्कुलीन राजा भी नायक होते हैं। श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस प्रधान होता है तथा अन्य सभी रस गौण रूप में होते हैं। उसमें सब नाटक संधियां रहती हैं। कथा ऐतिहासिक अथवा सज्जनाश्रित होती है। चतुर्वर्ग यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से एक महाकाव्य का फल होता है। आरंभ में नमस्कार, आशीर्वाद या वर्ण्य वस्तु निर्देश होता है। कहीं दुष्टों की निंदा तथा सज्जनों का गुण कथन भी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवाद का प्रकार नहीं है? सारानुवाद, भावानुवाद, छायानुवाद या निकृष्टानुवाद? सही उत्तर है निकृष्टानुवाद। किसी भाषा में अभिव्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में यथावत प्रस्तुत करना अनुवाद है। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है वो मूल भाषा या स्रोत भाषा है। उससे जिस नई भाषा में अनुवाद करना है वो प्रस्तुत भाषा या लक्ष्य भाषा है। इस तरह स्रोत भाषा में प्रस्तुत भावों या विचारों को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करना ही अनुवाद है। अनुवाद के प्रमुख प्रकार हैं शब्दानुवाद, भावानुवाद, छायानुवाद, सारानुवाद, व्याख्यानुवाद, आशु अनुवाद आदि। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या कुशल का पर्यायवाची नहीं है? दक्ष, द्राक्षा, होशियार या प्रवीण? सही उत्तर है द्राक्षा। अगला प्रश्न है, मानस का हंस के लेखक हैं सुदर्शन, जैनेन्द्र, अज्ञेय या अमृतलाल नागर? सही उत्तर है अमृतलाल नागर। प्रेमचंद के पश्चात अमृतलाल नागर यथार्थवादी चेतना के प्रमुख उपन्यासकार माने जाते हैं। इनका प्रथम महत्वपूर्ण उपन्यास महाकाल है जो सन 1946 में प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, नाच्यऊ बहुत गोपाल, बिखरे तिनके तथा अग्निगर्भा उपन्यास प्रकाशित हुए। इन उपन्यासों में इतिहास, पुरातत्व और आधुनिकता का समन्वय मिलता है। बूंद और समुद्र इनका बहुचर्चित उपन्यास है। यहाँ बूंद और समुद्र क्रमशः व्यक्ति और समाज के प्रतीक हैं। इसमें भारतीय समाज के विविध रूपों, रीति नीतियों, आचार व्यवहार, मर्यादाओं के अनगिनत चित्र हैं। मानस का हंस में गोस्वामी तुलसीदास और खंजन नयन में सूरदास के जीवन वृत्त को इन्होंने औपन्यासिक व्यक्तित्व प्रदान किया है। अग्निगर्भा में दहेज की समस्या और उसके दुष्परिणामों की ओर संकेत किया गया है। अगला प्रश्न है, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, ये किस कवि की पंक्ति है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक या तुलसीदास? सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य में लिखा है, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। गुप्त जी की कुछ अन्य प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार हैं।
भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। वेदने तू भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर दिए गए चारों विकल्पों में से तीसरा विकल्प सही है। फल को काट कर बच्चों को खिलाओ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अनुप्रास अलंकार का प्रकार नहीं है। लाटानुप्रास, वृत्यानुप्रास, शब्दानुप्रास या श्रुत्यानुप्रास। सही उत्तर है शब्दानुप्रास। व्यंजन ध्वनि की बार बार आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार की सृष्टि होती है। अनुप्रास एक शब्दालंकार है। इसके 5 भेद हैं: छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। अनुप्रास के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा चंद्रमा का पर्याय नहीं है। शशि, रवि, हिमकर या मयंक। सही उत्तर है रवि। चंद्रमा के कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द इस प्रकार हैं: शशि, रजनीश, राकापति, राकेश, विधु, इंदु, सुधांशु, हिमांशु, कलाधर, मृगांक, तारापति, चांद, सुधाकर, सारंग, निशापति, रजनीपति, शशलांछन, मृगलांछन आदि। अगला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण पुस्तक के रचयिता हैं कामता प्रसाद गुरु, श्याम सुंदर दास, किशोरीदास वाजपेयी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर है कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु हिंदी के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य हैं। इनके द्वारा रचित हिंदी व्याकरण अत्यंत प्रसिद्ध है। ये हिंदी का सबसे बड़ा और प्रामाणिक व्याकरण माना जाता है। कुछ विदेशी भाषाओं में इसके अनुवाद भी हुए हैं। संक्षिप्त हिंदी व्याकरण, मध्य हिंदी व्याकरण और प्रथम हिंदी व्याकरण इसी के संक्षिप्त संस्करण हैं। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति इनमें से किस विधा की रचना है। मुक्तक, खंड काव्य, शोक गीत या महाकाव्य। सही उत्तर है शोक गीत। सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक प्रसिद्ध लंबी कविता है। ये एक शोक गीत है। निराला जी ने ये शोक गीत 1935 में अपनी 18 वर्षीय पुत्री सरोज के निधन के बाद लिखा था। इसका प्रथम प्रकाशन सन 1938 में अनामिका नामक काव्य संग्रह में हुआ था। इस कविता में निराला जी ने अपनी वेदना को प्रकट करते हुए समाज के प्रति आक्रोश भी प्रकट किया है और समाज की विसंगतियों पर व्यंग्य भी किया है। रामविलास शर्मा ने इस शोक गीत की तुलना शेक्सपियर के किंग लियर से करते हुए लिखा है कि हिंदी में ही नहीं, अंग्रेजी में भी ऐसे शोक गीत दुर्लभ हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन स्वच्छंदतावाद से संबद्ध माने जाते हैं। अरस्तु, प्लेटो, वर्ड्सवर्थ या लोंगिनुस। सही उत्तर है वर्ड्सवर्थ। अंग्रेजी के स्वच्छंदतावादी कवियों और आलोचकों में विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। शेक्सपियर और मिल्टन के बाद ये अंग्रेजी के तीसरे सबसे बड़े कवि हैं। सन 1798 में अपने मित्र कॉलरिज के सहयोग से इन्होंने एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह प्रकाशित किया जिसका नाम था लिरिकल बैलेड्स। इस संग्रह में कुल 23 कविताएं थीं, जिनमें से 19 कविताएं वर्ड्सवर्थ की थीं और 4 कॉलरिज की। अगला प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा, रामदरश मिश्र, गोविंद मिश्र या शैलेश मटियानी। सही उत्तर है सुरेंद्र वर्मा। मुझे चांद चाहिए हिंदी के विख्यात साहित्यकार सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित एक उपन्यास है जिसके लिए इन्हें सन 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुरेंद्र वर्मा ने इस उपन्यास में अभिनय कला के क्षेत्र में संघर्षरत कलाकार का चित्रण किया है। सुरेंद्र वर्मा के अन्य उपन्यास हैं अंधेरे से परे और 2 मुर्दों के लिए गुलदस्ता। सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित नाटक हैं द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 8वां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दुनी एक, शकुंतला की अंगूठी और कैद ए हयात।
अगला प्रश्न है, मीरा किस काल की कवयित्री हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? सही उत्तर है भक्तिकाल। नई खोजों के अनुसार मीराबाई का जन्म सन 1504 में और मृत्यु सन 1558 से 1563 के बीच कभी हुई थी। इनका जन्म मेड़ता के निकट कुड़की गांव में हुआ था। राठौड़ों की मेड़तिया शाखा के अंतर्गत राव दूदाजी के चौथे पुत्र राव रतन सिंह इनके पिता थे। इनका विवाह राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से हुआ था। कुछ विद्वान रैदास जी को इनका गुरु मानते हैं। वृंदावन में इनकी भेंट चैतन्य मत के शास्त्रज्ञ जीव गोस्वामी से हुई थी। मीरा की मृत्यु द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में हुई थी। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: गीत गोविंद की टीका, नरसी जी का मायरा, राग सोरठ, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामा नु रुसणम, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल। मीराबाई के स्फुट पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छंद प्रेम की कविता किस वर्ग के कवियों ने रची? रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त या इनमें से किसी ने नहीं? सही उत्तर है रीतिमुक्त। रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा को कुछ विद्वानों ने स्वच्छंद काव्यधारा भी कहा है। रीतिमुक्त कवियों ने लक्षण ग्रंथ या काव्य शास्त्र लिखने की परंपरा का पालन नहीं किया। इनकी रचनाओं में किसी भी रीति पद्धति का अनुसरण दिखाई नहीं देता। रीतिमुक्त कवि अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए काव्य रचना करते रहे, आश्रयदाताओं की प्रशंसा के लिए नहीं। ये कवि जो कुछ अनुभव करते थे उसे बिना दिखावे या पांडित्य प्रदर्शन के सहज रूप में व्यक्त करते थे। इस धारा के प्रमुख कवि हैं आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के किस कांड में युद्ध वर्णन आया है? अयोध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड या उत्तर कांड? सही उत्तर है लंका कांड। तुलसीकृत रामचरितमानस के लंका कांड में भगवान राम द्वारा समुद्र पर पुल बनवाने से लेकर रावण वध के बाद श्री राम और सीता जी द्वारा पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थान करने तक की घटनाएं वर्णित हैं। लंका कांड की कुछ प्रसिद्ध चौपाइयां इस प्रकार हैं: रावण रथी विरथ रघुबीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। राम के प्रति प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जितब वीर बलवाना, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो सयंदन आना। हे नाथ, आपके पास न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही हैं। वो बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा? कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे विजय प्राप्त होती है वो रथ दूसरा ही है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। अर्थात शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका हैं। बल, विवेक, दम यानी इंद्रियों का वश में होना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जुड़े हुए हैं। ईस भजनु सारथी सुजाना, वीरति वर्म संतोष कृपाना, दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। यानी ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है, अमल अचल मन त्रोन समाना, समजम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुर पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। पाप रहित और स्थिर मन तर्कस के समान है। शम यानी मन का वश में होना, अहिंसा, सत्य आदि यम और शौच, संतोष आदि नियम, ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कि लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल या श्रीनिवास दास। सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी हैं।
डॉक्टर गोपाल राय ने इनका कालक्रम इस प्रकार बताया है। पहली कहानी है सुखमय जीवन, जो सन 1911 में भारत मित्र में प्रकाशित हुई। दूसरी कहानी है बुद्धू का कांटा, जो सन 1914 में रची गई। तीसरी कहानी है उसने कहा था, जो सन 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। ये पूर्व दीप्ति या फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी हिंदी की प्रथम कहानी है। अगला प्रश्न है, निर्वेद इनमें से किस रस का स्थायी भाव है? करुण, श्रृंगार, शांत या रौद्र? सही उत्तर है शांत। अगला प्रश्न है, कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या नामवर सिंह? सही उत्तर है नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान पुस्तक नामवर सिंह द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन सन 1968 में हुआ था। ऐसी ही एक आलोचनात्मक कृति लक्ष्मीकांत वर्मा की भी है, जिसका नाम नई कविता के प्रतिमान है। नामवर सिंह प्रसिद्ध प्रगतिवादी आलोचक हैं। इनकी मुख्य कृतियां हैं हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, छायावाद, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, आलोचक के मुख से। अगला प्रश्न है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर नामक रचना के लेखक हैं गिरिराज किशोर, राजेंद्र अवस्थी, रविंद्रनाथ त्यागी या हरिशंकर परसाई? सही उत्तर है हरिशंकर परसाई। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी हरिशंकर परसाई की लोकप्रिय व्यंग्य रचना है। इस कहानी में पुलिस के अत्याचारों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया है। ये एक फैंटेसी शैली में लिखी गई रचना है। परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1922 को हुआ था और इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हुई थी। हरिशंकर परसाई की प्रमुख कृतियां हैं जैसे उनके दिन फिरे, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे आदि। परसाई जी की समस्त रचनाएं 6 खंडों में परसाई रचनावली शीर्षक से प्रकाशित हैं। खंड 3 और 4 में इनके निबंध संग्रहित हैं। अंतिम प्रश्न है, गोदान उपन्यास किसकी रचना है? लाला श्रीनिवास दास, गोपाल राम गहमरी, मुंशी प्रेमचंद या सुदर्शन? सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। गोदान उपन्यास में भारतीय समाज की जटिलताओं का बड़ा ही सजीव चित्रण है। इसमें प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन की त्रासदियों और किसानों के संघर्ष को बखूबी प्रस्तुत किया है। इस उपन्यास का महत्व केवल साहित्यिक दृष्टि से नहीं है, बल्कि ये भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक परिस्थितियों का भी विश्लेषण करता है। गोदान के प्रमुख पात्र इस प्रकार हैं: होरी, जो कहानी का नायक है, धनिया कहानी की नायिका, गोबर होरी का पुत्र है, झुनिया गोबर की पत्नी है, सोना और रूपा होरी की पुत्रियां हैं, हीरा और शोभा होरी के भाई हैं, राय साहब जमींदार हैं, प्रोफेसर मेहता दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, मिस मालती आधुनिक नारी और डॉक्टर हैं, भोला झुनिया के पिता हैं, मिस्टर खन्ना मिल मालिक हैं, गोविंदी मिस्टर खन्ना की पत्नी हैं, दाता दीन और माता दीन ब्राह्मण पिता पुत्र हैं, सिलिया माता दीन की प्रेमिका है, ओंकार नाथ संपादक हैं, दुलारी सहुआइन दुकानदार और साहूकार है। अन्य पात्र हैं श्याम बिहारी तंखा, झिंगुरी सिंह, पटेश्वरी लाल, नोखे राम, सरोज, वरदा, नोहरी, पुनिया, मथुरा, मिर्जा खुर्शेद आदि।